आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि अगर आपने यूपी पुलिस के रेडियो ऑपरेटर में प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक, कर्मशाला कर्मचारी इनके फॉर्म डाल रखे हैं और आपका भी जनवरी लास्ट में अगर पेपर है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, इन तीनों में भर भर के पोस्ट है और इन तीनों के सिलेबस में जो अंतर है वो केवल साइंस का है मेरे भाई, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइंस का अंतर है। और दोस्त मेरे, मैं आज इस वीडियो में यह बताने वाला हूं इन सभी में साइंस का क्या सिलेबस है और अगले 30 दिनों में आप ऐसा क्या पढ़ लो कि जिससे कि साइंस में आप पास हो जाओ, क्योंकि पास होने के लिए आपको 50% नंबर चाहिए। अरे और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग अगर ये फॉर्म डाल रखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे भाई। अगले 30 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस को कैसे कवर किया जाए कि पूरे में से पूरे नंबर लाए, है ना। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने जो सबसे पहली पोस्ट खोल रखी है उस पोस्ट का नाम है प्रधान परिचालक यानी हेड रेडियो ऑपरेटर। बच्चों याद रखना, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो टोटल कितनी है, अरा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 936। बच्चों मैं आपको बता दूं, इन तीनों में साइंस है लेकिन साइंस के नाम पे फिजिक्स ज्यादा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल फिजिक्स है। फिजिक्स के साथ साथ आपको इसमें केमिस्ट्री के भी चैप्टर देखने को मिलेंगे, हालांकि बायोलॉजी बिल्कुल नहीं है, केमिस्ट्री जरूर है। आप लोग देखिए यहां पर अगर प्रधान परिचालक की बात करते हैं तो इसमें टोटल साइंस में 10 चैप्टर पढ़ने। अगर पहले चैप्टर की बात करते हैं तो पहले चैप्टर में है यूनिट, जिसमें आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ोगे। बच्चों दूसरा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, सदिश अदिश क्या है। अरे इसके बाद वर्क पावर और एनर्जी, बच्चों ये वो चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद इसका अगला चैप्टर होगा साइंस का रोटेशनल मोशन। मेरे भाई रोटेशनल मोशन जो है ये पूरा का पूरा इंटर लेवल का आने वाला है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड एकदम सेट कर लेना माइंड में, नहीं तो आप देखिएगा आप हर सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, मैथ रीजनिंग जीके। लेकिन साइंस में अगर आपने इंटर लेवल, यानी मैं आपको बताऊंगा ना क्या लेवल है इसका, मैं आपको अभी लेवल बताऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर पूछे जा सकते हैं, है ना। बच्चों इसके अलावा मोशन ऑफ प्लैनेट, जिसमें हम लोग कह सकते हो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। इसके बाद इसका अगला चैप्टर होगा वाटर। वाटर में यहां पर हम लोग सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया। आप सीधा सीधा ये समझो कि यहां वाटर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी प्रॉपर्टी किसी लिक्विड की होती है ना, वो सब प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ने वाले। ओके बच्चों इसका अगला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है ना हम फैराडे का नियम पढ़ते हैं और फैराडे का वो जो हमारा विद्युत अपघट वाला नियम होता है वो पढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा केमिस्ट्री के चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, फोर्स एंड मोशन। तो टोटल हमारे पास देखिए इस प्रधान परिचालक में आपको साइंस के 10 चैप्टर पढ़ने हैं मेरे भाई। इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या रहता है लेवल। और इसके बाद अगली वाली जो पोस्ट हो रही, अगली वाली पोस्ट हो रही सहायक परिचालक, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है 13 से 74। इसमें साइंस के टोटल 13 चैप्टर पढ़ने। अब देखिए मैंने एकदम सिंपल भाषा में लिखे साइंस के कौन कौन से चैप्टर, कुछ कॉमन है लेकिन सभी कॉमन नहीं है, नाम भी अलग अलग है, जैसा उन्होंने नाम लिखा है मैंने वैसे ही लिखा है। बच्चों यूनिट हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, वर्क पावर और एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इंटर वाले पार्ट में आता है, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्शन एंड एसी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग डायोड वगैरह पढ़ते हैं, ट्रायोड वगैरह पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, ये सब पढ़ते हैं, है ना। रे ऑप्टिक्स, बच्चों रे ऑप्टिक्स में हम लोग ज्यादातर लाइट वाला पोर्शन पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, है ना। और इसके बाद अगले वाले चैप्टर की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो कम्युनिकेट करने वाली सिस्टम है, डिवाइसेस है, जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, है ना। तो ब्लूटूथ के बारे में समझेंगे क्या होता है ब्लूटूथ, तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम आता है सर उसको समझेंगे। ओके तो यहां पर भी देखो साइंस है, साइंस में फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी मेरे भाई। इसके बाद अगली वाली जो पोस्ट आपने देखी होगी उसका नाम है कर्मशाला कर्मचारी, मतलब वर्कशॉप ऑफिसर। बच्चों वर्कशॉप ऑफिसर में ज्यादातर जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के है। मैं आपको बता दूं यहां पर आप देखिए टोटल पोस्ट 120 है, इसमें एसिड बेस एंड साल्ट ये केमिस्ट्री का है, मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री का है, क्लासिफिकेशन प्यूरिटी क्लासिफिकेशन ये भी केमिस्ट्री का है, मोशन एंड इट्स फोर्स ये भी केमिस्ट्री का है, वर्क पावर एनर्जी अब ये फिजिक्स आ गया, ग्रेविटेशनल साउंड, ओके, मैटर एंड इट्स नेचर ये केमिस्ट्री का है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल रिसोर्सेस।
तो आप देख पा रहे हैं ना, यहां पर मैंने आपको तीनों पोस्ट में साइंस के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो लिख के दिखा दिया। लेकिन मेरे भाई सबके मन में एक ही सवाल है कि स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। क्या अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि मेरा पेपर जनवरी लास्ट में है रेडियो ऑपरेटर का और साइंस में क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि इन टॉपिक से जो साइंस का स्टैंडर्ड पूछा जा सकता है वो पूरा इंटर लेवल होगा। आपको इंटर लेवल के हिसाब से पढ़ाई करनी है। इसके बिहाफ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि वाला क्वेश्चन देखिए, हमारा विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, यानी चुंबकीय प्रभाव का सवाल है। जैसे कि आप सवाल देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं कट करती। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर देना तो कटान बिंदु पर दो टेंजेंट खिंच जाएगी। अगर दो टेंजेंट खिंच गई तो चुंबकीय क्षेत्र के दो मान हो जाएंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र के दो मान हो गए किसी बिंदु पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर जाएगा क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, मतलब एक निश्चित मान होता है। ये सवाल का सही उत्तर है, मतलब ऐसा लेवल आने वाला है। आप लोग देख लीजिए, ये है इंटर लेवल। नेक्स्ट आइए बच्चों, ये हमारा पीरियोडिक टेबल का सवाल है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है। सवाल लिखा हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया, बस यही गलत हो गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं था। उसे पहले वर्ग में भी रखा गया था और इसके बाद उसको 7वें वर्ग में भी रखा गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए इसको आवारा हाइड्रोजन कहते। नेक्स्ट आइए सर, खोज नहीं हुई थी, ये सही है। नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी उस समय, और एक गलत हो गया तो बाकी सब हमारे कहीं ना कहीं सही हो जाएंगे। ऐसा स्टैंडर्ड रहने वाला है मेरे भाई। जैसे कि ये वाला सवाल जो मैंने उठाया है सर, ये मैंने उठाया है पीरियोडिक टेबल से। इनमें से किस तत्व में अर्ध धातुओं के सही युग्म के चयन करें? अरे मेरे भाई, अर्ध धातु पता किसे बोलते हैं? सर, अर्ध धातु बोला जाता है उपधातुओं को। टोटल याद रखना, आवर्त सारणी में 7 उपधातु होती है और इन 7 उपधातुओं का सही जोड़ा आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन है। देखो, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मेरे भाई ये सब के सब आधातु हैं, ये सब आधातु है। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम, ध्यान रखिएगा, ये हमारी क्या है? उपधातु हैं। तो बोला था अर्ध धातु। अर्ध धातु मतलब उपधातु, इसको उपधातु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाना? 14 वाले उत्तर के साथ जाना। मैंने आंसर छुपा रखे, है ना। ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल भी आ सकते हैं कि किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए मेरे पास एक तार है और इस तार में कोई धारा बह रही है। बच्चों, अगर इस बहते हुए धारा वाले तार को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो इसमें एक बल लगने लगता है जिसको बोलते हैं चुंबकीय बल F, और इसका फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। इन्होंने प्रश्न बोला है कि किसी धारावाहिक चालक पे लगने वाले बल की दिशा बदलने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अगर दिशा बदलना है ना तो हमें धारा की दिशा बदलनी पड़ सकती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलनी पड़ सकती है। अरे तो परिमाण बदलना, प्रबलता बदलना इसका सही आंसर नहीं हो सकता, धारा की दिशा बदलना सही आंसर होगा। इसीलिए सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 3rd। आप मेरी बात थोड़ा समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अभी मोटा मोटा देखा जाए ना तो 40 दिन का समय बचा है, 40 दिन का समय है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपको 30 दिन में पूरी साइंस कवर करा दिया जाए और अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए तो मेरे भाई आप 30 दिन में, अब ये देखो सवाल, ये एसिड और बेस का सवाल है। मैंने बताया एसिड और बेस भी आपके केमिस्ट्री में आना है। अरे लेकिन देख लेना कि किस पोस्ट में साइंस के किस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। बाबू एक परत नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परत नली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक गर्म करता है, तो नाइट्रिक अम्ल के पीएच मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे भाई, बाबू ने जो अम्ल लिया है वो तनु लिया है, तनु मतलब जिसमें पानी होगा। जैसे ही आप उसको गर्म करोगे ना तो पानी भाप बनके बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर अम्ल बचेगा, और जब अम्ल बचेगा तो अम्ल का पीएच मान कम होता है, तो पीएच वैल्यू घट जाएगी। ये इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आवर्त सारणी का सवाल है, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? मेरे भाई, परमाणु का साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है,
जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, लेकिन जब बाएं से दाएं जाते हैं मेरे दोस्त तो ध्यान रखना परमाणु का साइज घटता है। ओके, तो पहले घटना बोला जाएगा फिर बढ़ना बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। अब मेरी बात समझो, मतलब ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ भाई हमें किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ स्टार्ट वाले तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है, ऐसा बोला जा रहा है। फिर बोला है कि समान पदार्थ से निर्मित एल और 2a, मतलब लंबाई एल वही है लेकिन एरिया देखिए 2a हो गया। तो एरिया 2a हो गया तो बताइए नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आप मेरे दोस्त R बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटे ए। सर एरिया डबल हो गया, तो मेरे दोस्त अगर एरिया डबल हो गया तो देखिए रेजिस्टेंस उल्टा है, यानी रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो भैया 0.5 को आधा कर दो, 0.5 को आधा कर देंगे तो 0.25 ओम है ना। तो एरिया डबल हो जाने से रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, आप फॉर्मूले से देख सकते हो। इसीलिए सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा चला जाएगा। ठीक है, तो कई बार आप लोग के एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी एकदम रेडी रखिए। मोशन से कैसे सवाल आएगा, तीनों में देखिए मोशन है। तो अगर मैं मोशन की बात करता हूं तो यहां देखिए कोई बल 1 किलोग्राम की गति से 4 मीटर से 8 मीटर पर सेकेंड गति बढ़ाता है, तो क्या ये कार्य बता दो। तो बच्चों यहां पर कार्य बताने के लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, हाफ एम, और आगे बताइए क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, द्रव्यमान की वैल्यू 1 है, यहां 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्त, 8 का स्क्वायर 64, सर 4 का स्क्वायर 16, 64 में 16 जाएगा 48, 48 बटे 2 करेंगे मेरे दोस्त। तो बताइए जल्दी से ये आंसर 24 जूल के साथ जाने वाला है। ये तुम्हारा क्वेश्चन वर्क पावर और एनर्जी का सवाल था, ऑप्शन नंबर 8। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे पढ़िए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं एक लेवल देख लीजिएगा कि क्या आप उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि यहां पर जितने भी इन्होंने टॉपिक लिखे हैं ना, अभी ये जितने भी इन्होंने टॉपिक लिखे ये सब इंटर लेवल वाले टॉपिक है, ये कंपटीशन वाले टॉपिक नहीं है कि आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, नहीं, ये लूसेंट वाली जनरल साइंस नहीं है, मैं पहले बता दूं। ओके, तो बच्चों अब सवाल आएगा कि आप 30 दिन में सर कैसे तैयार कराने वाले हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले 30 दिनों में अगर आप मेरे के जैसे तैयारी करोगे तो विश्वास मानिए अगले 30 दिनों में आप पूरा का पूरा साइंस पढ़ लोगे, है ना। देखो जितने भी मैंने अभी आपको टॉपिक लिख के दिखाए, कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि मैं इसी की बात कर लेता हूं जिसमें 960 पोर्ट्स है, 36, इसमें टोटल साइंस के 10 चैप्टर है मेरे भाई। ये 10 चैप्टर का सिलेबस ज्यादा से ज्यादा 25 घंटे का है, इससे ज्यादा है ही नहीं। मतलब अगर आप अपना 25 घंटे अच्छे से पढ़ लो साइंस को, इसी 25 घंटे में आपकी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, इसी 25 घंटे में क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इन तीनों के लिए, ये जो 3 पोस्ट मैंने बताई, इन तीनों के लिए साइंस का माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो चुका है, और ये बैच है क्रैश कोर्स, है ना। तो ये बैच ध्यान रखना क्रैश कोर्स के नाम से है। तो आप लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, मैंने एप्लीकेशन का नाम लिख दिया है माई पाठशाला, है ना। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको ये नया कोर्स दिखाई दे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का बैच, और 30 दिनों में आपको पूरा साइंस तैयार होगा, 30 दिनों में, विद थ्योरी, विद एमसीक्यू, और विद कह सकते हो कि होल प्रैक्टिस। अगर किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी चाहिए इस बैच से रिलेटेड तो आप 9696 नंबर पे फोन करिए, और अपने दोस्तों को, जो लोग पूरे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऐसा कॉम्बिनेशन कहां पर मिल जाए जिससे कि रेडियो ऑपरेटर में आने वाले साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके आप बैच ज्वाइन कर लो। पूरा ना पूरा 30 दिन का क्रैश कोर्स है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, और इसके साथ साथ मैं आपको 500 ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो कह सकते हो इससे रिलेटेड होगी, मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यू और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जरूर इस नंबर पे फोन करके आप इस बैच को ज्वाइन कर ले। 30 दिन का समय है, और 30 दिनों में भैया देखो साइंस से ही नंबर उठने, मैथ, रीजनिंग, जीके सब कर लेंगे, लेकिन अगर साइंस में आप 50% नंबर नहीं ला पाए तो मेरे दोस्त आप जो है ना बाहर हो जाएंगे।
मैथ में अच्छा स्कोर करने के बाद भी बाहर हो जाएंगे, तो क्यों ना 30 दिन को एक जोश है। और इसमें कंपटीशन नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग तैयारी करना छोड़ दिए, मैं आपको बता दूं। तो जितने बचे हैं उतने ही कहते साथ तैयारी कर लो, साइंस रेडी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे साइंस के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके बताइए, होगा तो मैं यूट्यूब पे भी एक क्लास लगा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।